हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मेरी इज्जत रोल डाली। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैंने रो रो कर ऐसा हंगामा मचाया था कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं सका। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि हर कोई मेरे झूठ ड्रामा में फंस गया था। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबकी हमदर्दी मेरे साथ ही थी। हर कोई मेरे मकान मालिक को बद्दुआ दे रहा था और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही ही बता रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में किसी को भी इसकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए हर किसी की हमदर्दी ही मेरे ही साथ थी। मैं रोती रोती तिरछी निगाहों से अपने मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वो किराया मांगने मेरे घर पर आया था और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा सा तेज था, लेकिन उसने कभी मुझ पर कोई गलत नज़र नहीं डाली थी। आज भी वो किराया मांगने आया तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए ये खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर लेकर आ गई। क्या आज मैं उसे आधा किराया दे दूंगी? पहले तो वो मुझे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उसे कहा, गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ घर पर नहीं है और इस वक्त मैं घर पर अकेली हूँ। वो बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वो घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर नीचे फेंका, अपने बालों को नोचा और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़ों और आस्तीन को फाड़ दिया। मैंने अपने हाथों से अपने कंधे को इतनी जोर से दबाया था कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। मैंने ये सब कुछ इतनी चालाकी से और इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरा 30 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसके तो दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी। मैंने उसे पैसे देने के बजाय अपने घर और अपने आप को बिखेर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस तरह से जान छूट जाएगी और वो डर भी जाएगा और दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी हरकत से वो इतना ज़्यादा डर गया था और हैरानी से मुझे पूछ रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो। इससे पहले वो मेरी हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैंने ऐसे हंगामा मचाया था कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका भी नहीं मिला था। ये एक छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से मिले हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर ही आस पड़ोस वाले लोग सब घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वो मकान मालिक बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगी। और अब जब वो समझ चुका था कि मैंने उसका साथ क्या किया है, वो मुझे धमकाने लगा कि अगर मैं शोर बंद नहीं किया तो वो मुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के मार के निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से भी नहीं डरूंगी। मैंने उसकी धमकियों की परवाह नहीं किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौटकर आ गई और वो ये सब मंजर देखकर हैरान रह गई और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मा को पता नहीं था कि ये ड्रामा किया है। अम्मा भी दूसरे की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी और मोहल्ले वालों ने जब मेरी अम्मा की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे, तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा?
ये तो सारी ज़िंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और ये घर भी इसके नाम करेगा, वरना हम तेरा इस मोहल्ले में कदम रखना भी मुश्किल कर देंगे और पुलिस में भी तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया है, वो एक शरीफ शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सब ने मिलकर उस पर इस कदर दबाव डाला कि वो राजी हो गया। लेकिन सारे ड्रामे में मैं निकाह के बारे में मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि उससे बदनाम करवाकर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर वो खुद ही डर की वजह से कभी इस घर का रुख नहीं करेगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने तो हमारा निकाह का शोर खड़ा कर दिया था, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वो मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निकाह के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए। मुझे लगा था कि वो मकान मालिक मुझे कोसेगा और मुझे बुरा भला कहेगा और वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। मकान मालिक की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इससे आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अब मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वो पहले से शादीशुदा भी था। उसके घर में उसकी बीवी पहले से ही थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को ज़ोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी आपके घर से रुखसत हुई। अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ ही रहेगी और ये घर आज से आपका है। आप इसमें चैन सुकून से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊँगा। मकान मालिक मुझे गुस्से में खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरी माँ मेरे साथ थी और ना ही मोहल्ले वाले। आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होना था। सब जो कुछ भी मेरे साथ करता वो मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफ़रत देख कर के मेरी तो जान निकल रही थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के आगे रुक गई। वो मुझे गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर मुझे पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वो मुझ पर पूरा हक रखता था। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सुलूक करता। यहाँ तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था, लेकिन इस वक्त वो मुझे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैंने बहुत चालाकी से जो तमाशा खड़ा किया था वो ख़त्म हो चुका था और अब मुझे डर लग रहा था। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने खड़े किए तमाशे पर ही पछता रही थी। यही बातें सोचकर मैं रोने लगी। अभी मुझे रोते रोते थोड़ी देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वो इतनी खूबसूरत और गोरी थी कि मैं उसे देखते ही रह गई थी। पहली नज़र में ही उसे पहचान गई थी कि वो मेरे मकान मालिक की पहली बीवी है। उसे देखते ही फ़ौरन मेरे दिमाग में ये बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, वो मेरे जैसी लड़की पर क्यों नज़र डालेगा। जैसे जैसे वो लड़की मेरे करीब आने लगी, मेरे होश उड़ने लगे। मुझे डर लग रहा था, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। और जिस तरह आज मेरा निकाह हुआ था, उसके बाद तो मुझे इस लड़की से किसी भी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। शायद उसके पति ने उसे मेरी सच्चाई बता दी हो। शायद वो जानती हो कि मैं किस तरह उसके पति पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसाया है और पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जत किया है। अब शायद ये मुझे इन सब का बदला ज़रूर लेगी। अगर सच में उसे इन सब का कुछ पता होगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या कर बैठेगी। वो मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ में कुछ तलाश कर रही हो। कुछ देर वो खामोशी से मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटके हुए बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो? तुम तो तैयार भी नहीं हुई हो, तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती हो? उसके बाद उसकी बात सुनकर मैं घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके बात करने में ना ही कोई कड़वाहट थी और ना ही कोई ताना, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी। उसकी नज़र मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों पर पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरत से इस सारे मंजर को देख रही थी कि मैं उसकी सौतन थी और वो कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बात कर रही थी, और वो भी इस तरह के निकाह पर। लेकिन वो तो बहुत ही मोहब्बत से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पास बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी। उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे मुझे ऐसा लगे कि वो मुझसे नफरत करती है, और ना ही कोई दुश्मनी की बात की थी, बल्कि वो तो बराबर मुस्कुराती ही चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया था और मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे अदनान से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। जाने अनजाने में मुझसे जो खता हुई है, मैं जानती हूँ वो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन गरीबी ने मुझे ये गलत कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैं उस लड़की से अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अदनान बहुत अच्छे आदमी है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद लौटकर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास मौजूद था। उसने ज़बरदस्ती वो दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ाया और मुझसे कहने लगी, ये दूध पी लो और तुम देखना अदनान तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वो दूध का गिलास मुझे थमाकर फिर अपने कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि सारे ड्रामे की वजह से मैंने दोपहर का खाना खाना भूल गई थी, और उसके बाद निकाह का चक्कर और इस घर के आने तक रात हो गई थी। इसलिए मैंने भी दूध का गिलास पूरा ख़त्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खुला और ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी सौतन धुला बनी कमरे के अंदर आ रही थी और उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसकी हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं वो किसकी शादी की शेरवानी पहनकर आई थी जो उसके साइज़ में बहुत बड़ी आ रही थी, और सर पर भी उसने एक बड़ा सेहरा पहना हुआ था जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही मेरी सौतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी। अचानक इसको क्या हो गया? वो क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई है और उसने दरवाजे में अंदर से कुंडी क्यों लगाई है? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथों से एक छोटी सी मखमली डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी जिसमें खूबसूरत सी सोने की चेन चमक रही थी। वो मोहब्बत से मुस्कुराती हुई कहने लगी, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है मेरी तरफ से। तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वो तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं डर के मारे अपने बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई। मैंने उसे गुस्से से देखा कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसने मुझे हाथ से पकड़ा और ज़बरदस्ती दोबारा बिस्तर पर बैठाकर कहने लगी, मैंने कहा ना तुम मेरी दुल्हन हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बात सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से निकलकर भाग जाऊं। लेकिन वो लड़की तो दुबली पतली होने के बावजूद भी मुझ पर अपना जोर दिखा रही थी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उससे छूटकर दरवाजे के पास पहुंची और कुंडी खोली तो दरवाज़ा खोलते ही मुझे मकान मालिक अदनान की शक्ल नज़र आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी।
सच तो ये था कि मैं अपने सौतन के हरकत पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले तो अदनान मुझे नफ़रत से देखने लगे और फिर जब उसकी नज़र कमरे में बिस्तर पर बैठी अपनी बीवी पर पड़ी तो वो कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, ज़ारा तुम ये क्या कर रही हो? अदनान को देखकर ज़ारा कहने लगी कि मैं दुल्हा बनी थी, ये गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है, मैंने उसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है, पूछो इससे, लेकिन ये अच्छी दुल्हन नहीं है। इसने बहुत शोर मचाया। अदनान ने गहरी नज़र मुझ पर डाली और ज़ारा को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो ज़ारा हम अपने कमरे में चलते हैं। फटी फटी आंखों से इन दोनों मियाँ बीवी को देख रही थी। अदनान ने भी मुझे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे और ना ही घटिया हरकत पर डांटा था। ज़ारा को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला गया और मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। काफ़ी देर बाद अदनान वापस मेरे कमरे में आए और मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। अदनान कहने लगे कि मेरी और ज़ारा की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। ज़ारा मेरी फूफी की बेटी थी। इस शादी में हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 4 महीने बाद ही ज़ारा प्रेग्नेंट हो गई थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हम माँ बाप बनने वाले थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से हमारा बच्चा ख़त्म हो गया और ज़ारा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया भी। औलाद तो है, खुदा की देन होती है, अगर चली गई तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी नसीब करेगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे ज़ारा वापस ज़िंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 7 महीने ही हुए थे कि ज़ारा दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एहतियात की। मैंने ज़ारा को अपने सर आँखों पर बिठा कर रखा, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। इस बार भी कुछ ही महीने में हमारा बच्चा फिर से ख़त्म हो गया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर ज़ारा पूरी तरह टूट गई। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा। उसने जीना ही छोड़ दिया था। बहुत महीने बाद जब वो दोबारा से ठीक हुई तो खुदा ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दी। इस बार जब ज़ारा प्रेग्नेंट हुई तो वो सारा दिन खोई हुई बैठी रहती, अपनी जगह से हिलती डुलती भी नहीं। उसे डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार ज़ारा ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन वो बच्चा 2 हफ्ते से ज़्यादा हमारे घर में नहीं रह सका और उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत ने ज़ारा को इस कदर तोड़कर रख दिया कि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वो छोटे बच्चे की तरह खेलना शुरू कर देती तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, कभी खुद को दूल्हे की तरह तैयार करके दुल्हन बन जाती तो कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन और जायदाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा के इलाज के पीछे सब कुछ ख़त्म होता चला गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस हालत में ज़ारा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने कारोबार से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान और वक्त ज़ारा को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ गई कि मेरा सब कुछ बिक गया। एक वही घर बचा था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता था, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि ज़ारा के इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आता। मेरे हालत ने मुझे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं कुछ बिना सोचे समझे तुम लोगों पर चिल्लाता और गुस्सा करता रहता। मैं जानता था कि मैं सब कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार था और मेरी फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों पर निकल रही थी। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी को इस तरह पागल देखना और एक के बाद एक तीनों बच्चों को खो देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ज़ारा अपने आप को नहीं संभाल सकी और वो दिमागी बीमार हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात ज़ारा के इलाज के लिए परेशान रहता। अब मेरा कारोबार भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, सब कुछ बिखर गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आज ज़ारा का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा कि तुमसे किराए के पैसे लेकर ज़ारा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं था। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने दोस्त के पास गया था। मैंने उससे पैसे उधार लिए ताकि कल मैं ज़ारा को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूँ।
मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस हालत में इसे नहीं देख सकता। ये कहकर मेरा मकान मालिक ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और कहने लगे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया और मेरी ज़िंदगी को झंडुम बना दिया। मैंने जो गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कह रही थी, मुझे अब अपने आप पर अफसोस होने लगा। मैंने बिना सोचे समझे शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया। उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वो जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था और मैंने उसे गुस्से वाला और जालिम समझती रही। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर अपने दुख छुपाए होता है। हम इंसानों को उनके रवैये से जज करते हैं, जबकि सच तो ये है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। अदनान का सच जानकर मैं उनके पैरों में बैठ गई और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। अदनान ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मुझे माफ़ कर दिया। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे थे। मैंने अदनान से वादा किया कि आज के बाद मैं ज़ारा का ख्याल रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। आज के बाद ज़ारा के सारे काम मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने काम पर और अपने कारोबार पर ध्यान दे सकते हैं। शायद इस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और मेरी गलती को माफ़ कर दें। मेरी बात सुनकर अदनान की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी ज़िंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैंने ज़ारा की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। कभी वो मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी दूल्हा, तो कभी हाथ पकड़कर मेरे बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती, तो कभी बिना वजह बैठे बैठे ही नाचने लगती। मैं भी पाबंदी से उसे वक्त पर दवाई देती रही और वक्त के साथ साथ वो भी पहले से बेहतर होती जा रही थी। और इस बात से अदनान भी बहुत खुश है कि ज़िंदगी धीरे धीरे सीधे रास्ते पर आ रही है। अदनान ने मेरे साथ कोई भी जुल्म जागती नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मुझे मेरा हक दिया था। अब ज़ारा की हालत बहुत बेहतर हो चुकी थी। अब अदनान ने अपने कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका कारोबार भी पहले से की तरह हरा भरा हो गया था। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने ऐसे में ये बात अच्छी तरह सीख ली थी कि इंसान को कभी भी उसके ज़ाहिर से नहीं बल्कि उसके अंदर से परखना चाहिए। जब तक मैं अदनान की तकलीफ़ से बेखबर थी, मेरी नज़र में वो बहुत गुस्से वाला और बहुत बड़ा आदमी था। लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई और उसका दुख पता चला तो मैं कांप उठी थी। वो तो अपने आप में ही दुखों का दरिया समाया हुआ था। आप लोग ज़ारा के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से औलाद की नीयत से उसकी झोली बढ़ जाए। एक औरत के लिए अपनी औलाद को 3 बार खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है और फिर ज़ारा तो इस समय अपनी जान पर खेल रही है। क्या पता किसकी दुआ से उसकी नई जिंदगी और खुशियां मिल जाए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।